हाँ भाई, क्या हाल चाल बालको। स्वागत करते हैं सुपर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई, तो आज स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के कुछ पेपर सेट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम नजदीक है आपके, तो अगले मंथ आपके पेपर है 17 फरवरी से, ठीक है भाई। करते क्या है भाई, हम हर साल ही, पिछली साल ही कराया था, उससे पहले भी लगभग हर साल प्रैक्टिस पेपर डालते हैं, पेपर नजदीक आते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस बार भी कराएंगे। तो करते क्या है बच्चों, इसमें देखो आपका जो पैटर्न है, इसमें पैटर्न क्या है, पैटर्न समझो थोड़ा सा। ये 70 नंबर का पेपर बन के आएगा आपका, 70 नंबर का पेपर बनेगा। इसमें से जो दो पार्ट बनेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, बहुविकल्प क्वेश्चन। इसमें 20 नंबर के आपके बहुविकल्प क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको गोले बनने हैं, मतलब ठीक है ना। कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक मार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। कुल मिलाकर बात इतनी है। और 50 नंबर का आपका रिटर्न होगा, 50 नंबर का आपका रिटर्न होगा इसमें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है भाई, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये 20 नंबर के क्वेश्चन है, तो लगभग मैं 5 सेट कराने के बाद आपके वीडियो लेकर आऊंगा, यानी 5 20 पंजे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ ही करा दूंगा अलग से वीडियो में। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। रिटर्न क्वेश्चन आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा। तो चीज को समझते चलना, मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने कितनी मेहनत करी है, क्या किया है अब तक, जो भी है, ठीक है ना। तो इन प्रैक्टिस सेटों की प्रैक्टिस करोगे तो भी पास हो जाओगे, ठीक है, जिन्होंने अब तक कुछ ना पढ़ा है तो भी। तो देखो करते हैं आज पेपर सेट पहला करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने, सिद्ध कीजिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करते हैं भाई, हमने जो नॉर्मल सीखा होगा, जैसे कि √3 √2 √5 √7, इस तरीके से आए होंगे कि इन्हें सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या है। हम मान के कर गए कि इन्हें मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या क्या होती है बेटे, परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। सही। तो देखो इन क्वेश्चनों को प्लस माइनस, जहां भी प्लस माइनस क्वेश्चन आएंगे इनका फॉर्मेट थोड़ा छोटा रहता है। कैसे करते हैं देख लो। इसे मान के चलेंगे, माना 5 + √3 क्या है, एक, सॉरी, परिमेय संख्या मान के चलेंगे, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, जब परिमेय संख्या मान लेते हैं तब क्या करते हैं, जिस संख्या हम परिमेय संख्या को लिखते हैं, जैसे मान लिया हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपकी, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना, अगर PQ क्या है बेटे, PQ, अरे PQ कोई पूर्णांक है, PQ क्या है, पूर्णांक कह सकते हैं हम, PQ पूर्णांक है कोई भी, अरे इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने का, ठीक है ना। और देखो हमें यहाँ पर √3 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, √3 की। ये 5 इधर प्लस का तो इधर चला जाएगा, इधर जा कैसा हो जाएगा, माइनस का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी परिमेय संख्या है उसमें कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, गुणा करो भाग करो, उसकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ लो, कोई भी संख्या जोड़ोगे, कोई भी संख्या घटाओगे, किसी भी संख्या गुणा कर दो, किसी भी संख्या की भाग कर दो, उसकी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कि रहेगी परिमेय। परिमेय तो परिमेय रहेगी। तो इस हम समीकरण एक बना लेंगे और यहीं पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। हम ये करेंगे, बस एक लाइन लिखनी है, यानी P/Q - 5। देखो परिमेय संख्या में से घट रहा है ना, कोई संख्या 5 घट रहा है, तो ये लिख देंगे एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि देखो इधर तो रूट वाली संख्या आ रही है, इधर परिमेय संख्या आ रही है बेटे। √2 √3 √5 √7, मतलब अभाज्य संख्या को जो रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो हमेशा अपरिमेय होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। हमने लिखा ये एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक परिमेय, सॉरी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ
परिमेय होगा, यहाँ अपरिमेय होगा। तो परिमेय इधर परिमेय मतलब इधर अपरिमेय, इधर परिमेय, क्या परिमेय अपरिमेय बराबर हो जाएंगे? कभी नहीं हो। लेकिन जैसे कि हम दिन को रात जैसा थोड़ी प्रतीत कर लेंगे, भाई दिन तो दिन होगा, रात अलग होगी, एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे ही परिमेय अपरिमेय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हमने क्या लिखा है, ये क्या है परिमेय संख्या, जबकि ये क्या है अपरिमेय संख्या। ये जो √3 है हमारा, ठीक है भाई। तो लिखने में आते हैं, यह अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है। और ये हमने क्या माना, हमने माना था 5√3। अरे परिमेय मान के चले, पर ये अवधारणा तो गलत होगी, यह अवधारणा गलत है। अतः और लिख लेना यहाँ पे, अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई जो हमने माना वो हमारा सिद्ध ना हो पाया, मतलब सही नहीं हो पाया, तो वह अवधारणा हमारी गलत होगी। और ये क्या लिख दिया हमने, अपरिमेय संख्या। बस इतना काम खत्म करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आगे करते हैं। देखो इसमें कहना cos बराबर √3/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे cos का मान दे रखा, sin के मतलब कहने में त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी का भी मान दे सकता हो, किसी का भी मान दे सकता हो, उसका कोई घबराने वाली बात ना है। आप क्या करोगे भाई, ये जो मान दे रखा, ये देखो cos में किसका मान है, मतलब √3/2 किसका मान होता है cos में। तो cos मतलब ये तो पढ़ रखे होंगे हमने भाई, √3/2 cos में किसका होता है, 30 का होगा है। किसका होगा, 30 का। हम कह सकते हैं ये मान जो है cos 30 का है। किसका बेटा, cos 30 का। यहाँ से तुलना कर देंगे भाई, ये जो a है यहाँ पे a की जगह क्या लिख रहा है, यहाँ पर 30 लिख रहा, लिख दो तुलना करने पर। तुलना करने पर तुलना करोगे तो a का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 आ जाएगा यहाँ पर 30। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, हमें पूछा sin 2a का मान, भाई a का मान 30 है, 2a का मान कितना हो जाएगा, इसका दोगुना कर दो। कहने का मतलब है इसमें पूछा है sin 2a का मान, इसका मान कैसे निकालोगे, sin 2 गुणा a का मान तो 30 है, 30 का दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 60, यही होगा sin 60। sin 60 का मान कितना होगा है √3/2। अरे इतनी बात समझ में आ रही है आपके नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो लो, क्यों घबरा रहे हो। देखो भाई आपका अगला क्वेश्चन है इसमें, एक है सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दुगना, बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ। 1 मिनट दूसरा मार्कर ले लेते हैं। देखो भाई इसमें कह रहे हैं जो बेलन का आयतन है का दुगना करना है, बेलन का आयतन का क्या करना है, दुगना ही सिद्ध करके दिखाना। बेलन का आयतन को v से दिखाना, जहां तक है v से दिखाना, किसी का भी आयतन हो, इसमें बेलन का आयतन का दुगना कर दो, ठीक है ना। सिद्ध क्या करना, पहले देखो उसके वक्र पृष्ठ, क्या करना है, उसके वक्र पृष्ठ। भाई बेलन का क्या है, वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। और उसके आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा। आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को किससे दिखाओगे, आर से दिखाना, जाहिर सी बात है। अब बेलन के बारे में आपको मतलब बेलन के बारे में पढ़ा होगा, ना पढ़ा होगा तो मैं बताता हूँ। देखो बेलन की बात करें, देखो मैं कुछ चीज लिखूँ ना, उसे आप खुद ही नोट कर लेना, बोलता रहूँगा, ठीक है ना। इस चीज का देखो बेलन की त्रिज्या को तो आर से दिखाना है, ये बेलन के आधार है दोनों, ठीक है ना। देखो अगर बेलन की बात करूं, बेलन की त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, हाइट को एक्स से, ठीक है भाई, सही है। अच्छा अगर हमने बात करो देखो बेलन का आयतन की, बेलन का आयतन होगा πr²h, और इसे b से दिखाना है, ठीक है ना। और बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की, s से दिखा दो, ठीक है ना। इसका तो अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ होगा 2πrh। इन चीजों को लिख लो, देखो जो मैं बता रहा हूँ। अन्य पिटाई तो तुमने खाई होगी अब तक, पिटाई खाई होगी, स्कूल में खाई हो या जहाँ आप ट्यूशन वगैरह लेते हो वहाँ पर खाई होगी, ठीक है ना। फॉर्मूले याद कर लो, जो बोल रहा हूँ हमेशा याद रखो इस चीज। अरे ये समझ में आया। अगर इसके कुल विकर पृष्ठ की बात करें तो ये होगा 2πr ब्रैकेट r + h, r त्रिज्या हो गया, h ऊंचाई हो गया, पाई का मान समझा नहीं है अभी, 4 पाई हार्ट वाली ना है, ठीक है ना, ये पाई नॉर्मल है। अगर मैं बात करूं देखो हमें
सिद्ध करके दिखाना है कि बेलन का आयतन है इसका दुगुना करना है, तो उसके वक्र पृष्ठ और त्रिज्या के मतलब तुम एक काम कर लो भाई, ये वाला निकाल के दिखा दो किससे, वक्र पृष्ठ की अगर त्रिज्या में गुणा कर दे, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या में दोगुना कर दे तो आयतन का दोगुना निकाल, आयतन का दोगुना निकाल कर आ जाना चाहिए। तो यदि मैं वक्र पृष्ठ निकालूं, क्या निकालूं, वक्र पृष्ठ किसका और गुणा त्रिज्या, त्रिज्या को r से दिखा देंगे। इस चीज इसमें एक सवाल, इस सवाल में एक चीज लिखे ना, माना बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h स्मॉल h है, तब वक्र पृष्ठ क्या गुणा त्रिज्या, इसका अगर इसका हम मान निकालें क्या आएगा भाई, वक्र पृष्ठ क्या होगा बेलन का, ये होगा 2 पाई r h गुणा त्रिज्या तो r होगा भाई। इस चीज की समझ में आई ये वाली बात, बस r की r में मल्टीप्लाई होगी, मतलब इसकी गुणा हो रही है, r की r देखो, r की पावर 1 यहाँ है, गुणा में पावर जुड़ जाओ, एक पावर यहाँ एक पावर यहाँ, तो 2 पावर होगी, ठीक। और h इसकी मल्टीप्लाई में आ रही है, तो हम भली बात जाने बेलन का जो आयतन होगा है, देखो आयतन को बीच में लिखा मैं, बेलन का जो आयतन होगा पाई r स्क्वायर h हो गया है, बेलन का आयतन क्या होगा पाई r स्क्वायर h, वो भली भांति आपको इसमें देखना होगा पाई r स्क्वायर h, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये दो आयतन है बेलन का, ये बेटे बेलन का आयतन है, इस दो को हमने छेड़ा है ना, जैसा है ऐसी है, अभी भाई हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं, जो मतलब दो है वो तो ऐसी है, ये पाई r स्क्वायर h क्या है बेटे बेलन का आयतन है। अब ये हमें सिद्ध करना है, हमने वक्र पृष्ठ गुणा त्रिज्या से क्या ला दिया, आयतन का दुगुना ला दिया ना ला दिया, बस इतना करना नहीं, 2 नंबर आपके पक्के। हाँ भी देखो अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसमें टेबल दे रखा है, मतलब वर्गांतर दे रखा, बारंबारता दे रखी है और इसकी माध्यिका पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, माध्यिका, फॉर्मूला तो रट रखा होगा ना रटा तो रट दिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, अगर माध्यिका, अगर कोई भी वर्ग अंतर आप दे रखा उसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें हमें एक होता है संचयी बारंबारता, CF बोलते हैं शॉर्ट में उसे, संचयी बारंबारता से हिंदी में लिख लियो, संचयी बारंबारता लिख लियो, संचयी बारंबारता को CF से बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटे CF, ठीक है ना, करिकुलम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना ऐसा। अच्छा देखो करिकुलम फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, जो नॉर्मल बारंबारता होती है पहली बारंबारता को ऐसे लिख देते हैं, और इससे आगे वाली बस इसमें आगे वाली, इससे आगे वाली जस्ट, इससे आगे वाली बारंबारता जोड़ते रहते हैं, इसमें 10 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 30 जोड़ेंगे तो 40 बैठेगा, 40 में 15 जोड़ेंगे कितना 55, 55 में 5 जोड़ेंगे तो 60, मतलब ये जो टोटल है मतलब ये योग के बराबर होगा। अगर हम इस पूरी जो बारंबारता है इसे हम योग करेंगे, यहाँ पे m लिखे हैं, योग को क्या लिखेंगे पूरी को m, तो योग करेंगे तो भी 60 ही आएगा, जो यहाँ पर संख्या हो हमेशा मतलब है योग में, अगर इन्हें योग करोगे तो 60 ही बैठेगा, जोड़ते आ रहे हैं बस ऊपर से जोड़ते तो आ रहे हैं नीचे तक। तो अगर मैं बात करूं माध्यिका की, देखो माध्यिका का सूत्र होगा है ये होगा है l प्लस लोअर लिमिट होगा ये, यहाँ पे लिखे हैं n/2 सॉरी n/2 माइनस के CF अपॉन f लिख जा भैया, h कहाँ से आ गया अभी f और गुणा में आएगा h हमारा, h होगा साइज इनका अंतर। अगर मैं बात करूं l, पहले देखो कि ये सारे मान कहाँ से निकालने हैं, सबसे पहले n का मान निकालना, फिर निकालोगे n/2, देखो मैं इस चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, मैं n/2 का मान निकालूंगा सबसे पहले, आपको सबसे पहले एक चीज निकालनी कौन सी, ये तो फॉर्मूला मैंने लिखा, ये फॉर्मूला इनके बाद लिखना है, तो मैंने शुरू में यहाँ पे लिखने जगह है, मैं इधर करा दूंगा ना, बीच में घबराने वाली बात थोड़ी है। सबसे पहले n/2 का मान निकालोगे, n का मान 60 है, अगर 60/2 का मान निकालोगे तो 60/2 का मान 30 आ जाएगा, 60/2 का मतलब 30। अब 30 12 CF में देखोगे, C संचयी बारंबारता में देखोगे 30 कौन से कॉलम में आ रहा है, यहाँ 2 तक आएगा, यहाँ 10 तक, मतलब 2 से ऊपर 10 तक इसमें आएगा। अब 10 से ऊपर की सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी इसमें आएगी 40 वाले में, पर हमारा 30 है, तो 30 तो 40 के अंदर में आएगा, मतलब 10 तक तो यहाँ आएंगे, 10 से ऊपर 11 से लेकर 40 तक इसमें आएंगे, क्या संचयी बारंबारता, जो n का मान यहाँ पर 30 है, 30 वाला इसमें लाई करेगा, मतलब इस खाने में, इस पूरे वर्ग में, कहने का मतलब है अगर हम वर्ग की बात करें तो ये है माध्यिका वर्ग, इसे बोलेंगे माध्यिका
वर्ग, माध्यिका वर्ग हो सके जिसमें हमें माध्यिका निकालनी है। भाई हमारी बात n/2 का मान 30 है तो माध्यिका इसमें है। इसमें कैसे, अगर देखो यहाँ पे देखो 20 से लेकर 30, जो छोटी वाली लिमिट, जो छोटा वाला मान है भाई ये 20 से 30 है, तो l का मान होगा ये वाला। जैसे 20 से 30 है तो l का मान छोटा वाला होगा इसमें। अगर हम बड़े में से छोटे को घटा दें, 30 में से 20 को घटा दें तो h का मान निकल आएगा 10 आएगा। अरे 30 में 10 घटा दो तो h का मान निकल आएगा। अगर बात करें ना मैथ की, इसमें f वाला खाना देखो 12 मारता होगा f वाला खाना, भाई इसमें देख रहे हैं तो ये होगा हमारा f का मान। f का मान क्या होगा 30, ठीक है ना। अब कौन आएगा इसमें, देखो l आएगा, n/2 हमने निकाल लिया, cf रहेगा, f हमने निकाल लिया और h हमने निकाल लिया। cf करते हैं जस्ट इससे पहले वाला, भाई इस कॉलम से बिल्कुल पहले वाली करिकुलम फ्रीक्वेंसी मतलब संचित 12 मात्रा, जस्ट इससे पहले वाली, तो cf का मान हो जाएगा बेटे 10, इससे पहले वाला जिससे हम माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं। मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, सारे मान इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। भली बात की कैसे करोगे भाई, देखो हमने 20 रख दिया यहाँ पे, प्लस ब्रैकेट लगा लो, n/2 का मान 30 है, cf इसमें दे रखा है 10 बटे f का मान आपका है f ये रहा 30, और प्यारे बाल को इसका मान है 10। मल्टीप्लाई में तो 0 से 0 काट सकते हैं। अब यहाँ पर बचा क्या, वहां आप लिख सकते हो 20 प्लस, भाई कितना बचा 20 बचा, 20/3, अरे बटे में 3 तो बचेगा, ये तो कटेगा 20/3, 30 का तिहाई कर लो, भाग तो आती होगी, 20 का तिहाई करेंगे, 20 को 3 से भाग कर लो, 3 सिंह 18, 2 बचा, 10 में लगाओ 0 लगाओ, 3 सिंह 18, ऐसे चलता जाएगा, 3 सिंह 18 2 तक निकाल लो। अरे भाग तो करनी आ गया है, मतलब ये आएगा 20 में 6.6 जोड़ दो तो कितना आएगा 26.66, कितना आएगा 26.66 होगी की माध्यिका, ठीक है भाई। हाँ भाई ठीक है ना। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये वाला को मिलाने वाला रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो अंतर विभाजन निर्देशांक ज्ञात करने हैं इसके। मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, अब इसे हम बांट रहे हैं 2:3 के अनुपात में, 2:3 यहाँ पर मान लो। अब यहाँ पर बिंदु P है, हमें ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना अंतर विभाजन। भाई मैं बिंदु यहाँ लिखूंगा -1,7, आप इसे बना सकते हो नॉर्मली, ना भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फॉर्मूला ध्यान रहना चाहिए। अंतर विभाजन का मतलब विभाजन के निर्देशांक क्या होते हैं, दो बिंदुओं के विभाजन निर्देशांक क्या होते हैं। अगर हम किसमें बांटे इसे m/n में, चलो m1 m2 में मान लो, आपकी सिलेबस में m1 m2 है, m1 m2, ठीक है भाई। अगर फॉर्मूले की बात करें, अगर विभाजन निर्देशांक की बात करें हम बेटे, निर्देशांक मतलब होता है बिंदु, ठीक है। अगर हम निकालें कि डायरेक्टली x को y का मान निकलेगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। भली बात काफी क्वेश्चन किए होंगे आपने इसमें। अगला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं, ये बेटे होती है x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये m1 का मान, ये m2 का मान। भली बात है सारे मान आपके सामने, वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आपके हाथ में, आपके हाथ में नहीं आपकी कॉपी में, ठीक है ना। देखो भाई m1 का मान देखो कितना है इसमें, m1 ये रख दो गुणा बगल का मतलब गुणा होगा, जो आपस में चिपके रहे हैं गुणा में, जैसे आपको वही आपकी बगल में बैठा है आपके सिस्टम में, या आपका कोई परिवार वाला आपके बगल में बैठा है, तो क्या है आपकी गुणा में है। शॉर्ट तरीका ध्यान रखो, बगल में बैठा हुआ इंसान गुणा में आएगा। अब ये इसकी बगल में है, बगल का मतलब गुणा, इस चीज का ध्यान रखियो, बहुत से बालकों को पता नहीं रहती, कहीं प्लस कहीं भाग कहीं गुणा, कुछ भी करना है जो उनके दिमाग में आ गया। हमेशा ध्यान रखो कि अगर बगल में कोई भी चीज चिपक रही है तो समझो गुणा में होगी यहाँ पर,
x2 ये रहा, x2 की वैल्यू 4 है हमारी यहाँ पर, प्लस m2, देखो m2 यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई x1 का मान माइनस का है वैल्यू, उसे ब्रैकेट में लिखना हमेशा, ठीक है ना, अपॉन m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है, इसका मान 3 कॉमा m1 का मान ये रहा हमारा 2, y2 ये रहा y2 3 प्लस m2 ये रहा 3 इंटू y1 ये रहा y1 7 अपॉन 2 प्लस 3 हो जाएगा ना, अरे m1 प्लस m2 बदो क्या करोगे, देखो 4 दूनी 8 हो गए, प्लस माइनस माइनस हो जाए 3 बटे 4 3 2 और 3 5 हो गए, और 3 दूनी 6 हो गए, प्लस 7 21 हो गए, ऐसे हो गया ना, हाँ सही है, बटे 5, ठीक है भाई। ये हमने सही तो करा है, ये वैल्यू यहाँ रख दी, गुणा कर दी, जोड़ दिए, अब जोड़ दो में क्या करोगे, देखो 5 8 में से 3 गए, 5 बटे 5 बचेगा, और 26 21 और 6 27 हो गए, बटे में 5 कटे, जो कटेगा काट दो, ना कटे उसे ऐसे लिख दो, तो 1 कॉमा 25 बटे 5 सॉरी 27 बटे 5, ठीक है ना, ये आपका आंसर है इसमें। अरे बात समझ में आई आपके नहीं, ठीक है, तो ये निकाल लेते इसमें। देखो अगला क्वेश्चन आपका ग्राफ विधि से दिखाइए, ग्राफ विधि का प्रयोग करना है कि रैखिक समीकरण निकाय, ये आपके सामने दो समीकरण दे रखी है, रैखिक समीकरण युग्म, पहली समीकरण दूसरी समीकरण के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, 3 केस बनते हैं बेटे इस समीकरण में, कौन कौन से, देख बना प्रतिच्छेद, इसका बना प्रतिच्छेद, इसमें लिख दो मैं, चलो 3 केस कौन कौन से बनेंगे, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है ना, ये अनुपात होता है, ठीक है ना, इनके गुणांकों का, ठीक है ना, इनके गुणांकों का ये अनुपात होता है, कैसे, अगर ये तीनों वैल्यू a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 बराबर होती हैं तो कहलाती है रेखा संपाती, संपाती में है परिमित रूप से अनेक हल हुए हैं बालकों, संपाती में क्या हुआ है, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं किसी भी समीकरण के, किसी भी समीकरण के, एक होगा प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद में दोनों बराबर ना होते हैं, अरे एक और होगा है समांतर, समांतर में एक बराबर हो पर तीसरा बराबर ना होता उसमें। चलो बाकी हम ग्राफ विधि से हल करके दिखाते हैं, ग्राफ पहले ग्राफ बनाते हैं इसका, पहले समीकरण लिखोगे आप 3x - y बराबर 2, सबसे बढ़िया आसान तरीका, एक बार x का मान 0 एक बार y का मान 0 रखो, यदि x बराबर 0 रखें, रखने पर 0 रखोगे तो 3 गुणा 0 माइनस के y बराबर 2, ये तो 0 होगा आपका, माइनस y बराबर 2, ये माइनस इधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि 0 तो अलग, भी माइनस बचेगा, इस माइनस को इधर पहुंचा देंगे, y की वैल्यू माइनस की 2, इसी समीकरण में हम चलो हम दूसरी समीकरण हल कर लेंगे, पहले यहाँ पर देखो, यदि y बराबर 0 रखने पर यदि लिख देना, ठीक है ना, यदि यहाँ भी यदि लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से, तो कैसे करोगे भाई, हाँ इस समीकरण में रखना y का मान 0 3x माइनस y बराबर 2, आपके y मतलब 0 माइनस का तो 0 भगाओ, जब 0 भागेगा तो माइनस भी भागेगा उसको, भाई आगे वाला निशान देखा जिसके आगे निशान में है, इसके आगे माइनस है तो इस वजह से माइनस होगा, पर इसके देखो 0 को आगे माइनस है, इससे कोई ना लेना, अब x की गुणा में 3 है तो गुणा की जगह बटे में जाएगा 3 बटे 2, चलो ऐसी दूसरी समीकरण लिखेंगे 9x माइनस के 3y बराबर 6, ऐसे सेम टू सेम वही, सेम टू सेम लाइन लिखनी है, यदि x बराबर 0 रखने पर लिखो ना, करो थोड़ी सी मेहनत, ठीक है ना, अब 9 गुणा हिंदी वाली लाइन खुद लिखनी है, करा कराया ना खाते कभी भी, ये 3y बराबर 6 करके खाना चाहिए, देखो इसके आगे माइनस है,
वाई क्या आएगा माइनस है, तो वाई बराबर ये जो माइनस का 3 है इसका बड़े बटे में चला जाएगा ना सामने संख्या, माइनस का 3 इसके बटे में 3 2 6, तो वाई का हमारे यहाँ पे माइनस का 2, माइनस का 2। ऐसी अब देखो सेम टू सेम ये लाइन लिखनी है जो सी यहाँ लिखी पड़ी है। यदि वाई बराबर 0 रखने पर बल्कि मैं यहाँ 9 गुणा 9x है ना, माइनस 3 गुणा 0 बराबर 6, ये तो 0 माइनस 9x बराबर है हमारा 6 9x। देखो 0 खत्म माइनस भी खत्म, अगर देखो 9 के बगल में सॉरी x के बगल में 9 है तो इसके बटे में आ जाएगा, तो 3 से कट रहा, 3 2 6 3 3 9, x की वैल्यू 2/3 आ गई, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या है, देखो दोनों जगह x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू सेम है, जहाँ पे वैल्यू सेम आ रही है समझो संपाती। संपाती वो है अगर एक ही लाइन पर दोनों रेखा आ गई, इसका भी ग्राफ दोनों को लाइन एक ही आ रही है, तो उसे बोला संपाती। संपाती एक ही रेखा पर होगा दोनों। ग्राफ तो बनाना आ गया आपका। अच्छा माइनस की वैल्यू तो थोड़ा बड़ा बना लिया ग्राफ, थोड़ा बीच में बनाते हैं। देखो इसे y बोले हैं, इसे x अक्ष बोले हैं, बीच में 0 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, आप बना सकते हो अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है ना। y पर धनात्मक होगा 2 3 4, ये वाली बातें बनाए हमने, तो इतनी डिटेल से समझाने की तो आवश्यकता है मैंने, ठीक है ना। ये ग्राफ तो हमने बनाया था ना, मैं ये थोड़ा बताऊंगा कि माइनस y के प्लस हो गया, बालकों वाली कहानी में बनाए, छोटी क्लास में पढ़े आपने सब। अब ये 2/3 है, 2/3 मतलब 1 से छोटा, अगर 3 से भाग करोगे तो एक बार में ले जाने का, लगभग आधे से ज्यादा आएगा। अगर हम बात करें x हमारे यहाँ पर लगभग यहाँ पे बैठेगा 2/3, कहाँ बैठेगा ना, तो भाग करके देख लियो, 6 3 18 0.6 के आसपास में आएगा। अगर देखो y की बात करूं, y माइनस का तो माइनस का तो यहाँ पर आएगा। अब इन्हें दोनों को स्केल ले आओ, देखो यहाँ तो स्केल का यूज नहीं कर सकते हम बोर्ड पे, थोड़ी सीधी लाइन खींचना, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी लाइन खींचना जो इससे मिले दोनों से, ठीक है ना, इस तरीके से। अब पहली भी लाइन इस पाएगी, दूसरी भी लाइन इस पाएगी, दोनों रेखा को वहां पे लिख सकते हो, इस रेखा को दोनों को यहाँ भी लिख सकते हो ऊपर नीचे। अब एक लाइन में होने का ही मतलब संपाती हूं मैं, संपाती का मतलब अनेक हल, तो लिख लेंगे आता है दिए गए ग्राफ से, लिख लियो आते हैं दिए गए ग्राफ से, जैनून सही बन जाए यार, ग्राफ से प्रदर्शित है कि रेखा के या निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल या केवल अनेक हल, अपरिमित बिना लिखना। मैं इतनी बात समझ में आ गई, 4 नंबर क्वेश्चन है। हाँ भी देखो बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन कर ले दूसरे के अंदर, ठीक है ना। इसमें 5 क्वेश्चन करने दूसरे में, यानी 5 चौक 20, 10 नंबर का क्वेश्चन है फिर 30। चलो जैसे भी है, एक है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। ये देख तो रहा है अंकों का योग कितना है, 9 ना दिख रहा तो आपके सामने है, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें देखो क्या दे रखा है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है भाई। यदि संख्या के अंक उलट दी जाए, उलट यानी अदला बदली कर रहे हैं जाए, तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। संख्या मानेंगे रैखिक असमीका से प्रश्न है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। क्या करोगे अब ये बता, 2 अंकों की संख्या को कौन कौन से अंकों में है, ये ना बताने कि ये वाले होंगे 1 2 में 4, भाई ये ध्यान रखें 2 अंकों की संख्या जब बनेगी जब उसमें 2 अंकों कौन से, इकाई और दहाई वाले। इकाई दहाई से तो बना 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की किससे बना होती हो, इकाई दहाई सैकड़ा से, 3 अंक उसमें, ठीक है ना। 1 अंक की बने इकाई से केवल। अब 2 अंक क्या रहता है इसमें, मान लेंगे माना इकाई का अंक बराबर x, और ऐसे ही हम क्या किसका मान लेंगे, दहाई का अंक y।
तो संख्या लिखेंगे भी। संख्या कैसे लिखें भी, संख्या लिखनी आनी चाहिए इसमें, और बाद में एक्स वाई के मान निकाल के यहाँ जरूर रखना है इसमें। संख्या होगा इकाई प्लस दहाई किसकी हो भाई, दहाई कितने की हो 10 की, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करके लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, दहाई के अंक में 10 से गुणा करके, तो संख्या होगी x प्लस 10 वाई। अच्छा यदि अंक उलट देना, अंक उलट लिख रहा हूं, आपको उलट ही लिखेंगे अभी, उलट दें तो संख्या भाई, यदि अंकों को पलट दें तो संख्या कैसी बनेगी भाई, भाई y को यहाँ लिख दो और x को यहाँ लिख दो। अंक ही तो बदलने हैं, कुछ कर थोड़े रहे, अंक बदलने पे ये संख्या बनेगी, नॉर्मल अंकों से ये संख्या बनी। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है भाई। अब देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आप प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखो पेपर में जब भी करो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसे उठा के यहाँ लिख देना। ये पहली कंडीशन है, ये कह रहा अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, अंक तो ये वाले हैं, तो अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग चले अंकों का योग यानी इन दोनों का योग, अंकों का कितना हो जाएगा 9 भाई, हम तो x और y है, इन्हें जोड़ कर कितना आएगा 9, तो समीकरण नंबर पहली होगी। आ कह रहा है यदि संख्या के अंकों को उलट दिए जाए तो नई संख्या नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक। अगली स्टेप यहाँ लिखोगे, जब भी पेपर में करोगे इस चीज को नोटिस कर लेना, ठीक है ना। इसे यहाँ लिखे भी अच्छा से लगा ऐसा, यहाँ लिखे उसके बाद समीकरण बनाइए। देखो क्या कह रहा है भाई, जो नई संख्या है, नई संख्या कौन सी बनी भाई, नई संख्या अंक बदलने के बाद यही तो बनी, मतलब ये बनी y प्लस, देखो जगह छोड़ो यहाँ लिखने के लिए उसमें कॉपी में लिख लेना जैसे बताया मैंने, 10x बराबर ये मूल संख्या कौन सी बेटे, ये वाली जो सी पहले बनी x प्लस 10y, इससे अधिक कितनी है 27, तो 27 अधिक का मतलब प्लस कर दो, अधिक का मतलब कितना करोगे प्लस। अब सारे को इधर ले आओ, x वालों को y वालों को, बस संख्या नंबर छोड़ो उधर, y प्लस 10x, x को लाएंगे तो माइनस का, y को लाएंगे तो भी माइनस का, इधर कितना बचा 27 है, 10 माइनस x, 10 में से एक x घटाएंगे तो 9x बचा। और जरा ध्यान दो, देखो y माइनस के ये 10 अरे प्लस का है तो माइनस के 9 ना बचेंगे भी, घटा तो जानते होगे, इतनी तो वह नहीं कि 2 में से 2 ऐसा घटाने सिखाएंगे आपको। हम यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 27 है, सारी 9 से घटने वाली संख्या पे 9 से भाग दे दो ना पूरी समीकरण को, 9 कॉमन ले लो, चलो 9 माइनस भाई सबसे आसान तरीका है 9 कॉमन ले लो, तो 9 से 27 कट जाएगा 3 बार, तो समीकरण बनेगी x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब देखो पहली समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 3। कोई सी विधि अप्लाई कर सको भाई, 2 4 रैखिक समीकरण की 3 विधि है निकालने की। कौन कौन सी, प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन, उससे अगली वज्र गुणन, कोई सी विधि विलोपन से करूंगा देखो मैं। पहली समीकरण को इसके ऊपर लिख लो x प्लस वाई बराबर 9, देखो इनके गुणांक समान है तो गुणा करने की कहीं भी आवश्यकता ना, समान है तो बड़े आराम से हो जाएगी, x माइनस वाई बराबर 3। अगर देखो यहाँ प्लस माइनस है, अगर गुणांक भी बराबर है तो जोड़ देना, अगर प्लस माइनस रहे तो जोड़ने पर निशान ना बदलते, प्लस माइनस कर दे आप क्या करना है प्लस माइनस, एक और एक जोड़ेंगे तो 2x आएगा, यहाँ बराबर 9 और 3 हो जाएगा 12, तो x बराबर 12, ये गुणा में तो बटे में आ जाएगा, बटे में आता है ना, तो x बराबर 2 से क्या बार कटेगा 6 बार, काट लो ना, काट लेना, मैं काट ना रहा, थोड़ा बच्चे को समझ में ना आने के फिर अगर काट के दिखा देंगे यहाँ पर वहां कर लियो ना। x का मान समीकरण 1 के 2 में कहीं भी रख सकते हो, चलो समीकरण 1 में रख रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने, तो x का मान 6 है प्लस y बराबर 9 है, पहली समीकरण में यही तो होती x प्लस y, x के लिए तो 6 रखना है, संख्या के इधर ले जाओगे तो y बराबर 9 माइनस 6, 9 में 6 घटाएंगे 3 बचेगा, परमित संख्या निकालनी है, हाँ ये भी संख्या, ये भी संख्या ये कहाँ जाएगी बच के, x प्लस 10y, x का मान रख देना, x का मान है 6 प्लस 10 गुणा y का मान 3 है, 10 3 30, अच्छा 36 होगा, 10 की 3 में गुणा करो 30, अच्छा जोड़ दो 36 होगा, संख्या आ गई हमारी 36।
देखो भी अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चित्र में यदि बी डी, बी डी कहाँ है, देखो चित्र आपके सामने है, बी डी ए सी, ए सी ये इस पर लंब है, ये लंब का निशान, लंब का मतलब 90 डिग्री, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री कोण, ठीक है भाई। आ कह रहा सी ई, सी ई ए बी पर लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री, इस चीज का ध्यान रखना। तो समकोण भी 90 डिग्री बनेगा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, तो बाकी बचे हुए दो कोण हो वो 90 के हो, ठीक है ना। तो सीधी क्लियर करो कि ये है, मतलब कि त्रिभुज ए ई सी ये वाला बड़ा और ए डी बी और ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना। इसमें क्या प्रॉपर्टी हो गए भाई, या तो जो तीनों एंगल हैं, या तो तीनों एंगल बराबर दिखा सकते हो त्रिभुज के, कहना मतलब है इस त्रिभुज का एंगल और दूसरे कोई से भी त्रिभुज का एंगल क्या होना चाहिए, कोई भी एंगल बराबर दिखा दो। यदि तीनों एंगल बराबर हैं तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज समरूप हैं, या तीनों की भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो जाहिर सी बात है यदि एंगल बराबर तो भुजाओं का अनुपात भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। वैसे चलो हम देखो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। एंगल हमने मान लिया, सारी चित्र की कहानी है। अब पहले देखो ये त्रिभुज ले रहा हूं, ये वाला नीचे वाला, मैं देखो दूसरे पेन का इस्तेमाल करता हूं इसमें। अगर आप देखो पहले ये वाला यहाँ तक का त्रिभुज लो, ये वाला, ठीक है भाई, ये वाला। अब इसमें एक कोण 90 का होगा, अब इस वाले कोण को आप थीटा मान लो, इस वाले कोण को क्या मानोगे, थीटा। तो बाकी के जो दो कोण है उनका योग 90 होगा है भाई, एक कोण 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो यदि ये थीटा है तो ये वाला कोण होएगा बेटे 90 माइनस थीटा, क्या होएगा 90 माइनस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो बड़ा वाला जो सा, अब ये त्रिभुज देख लो, ये वाला देख रहा ना आपको, वैसे ये इतना, ठीक है ना। अब इसमें 90 ये थीटा है, तो बाकी का बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, ये कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। अभी तो बताया तीसरा कोण 90 माइनस थीटा। देखो कहने का मतलब है, अब इसको तुलना कर देंगे। देखो तुलना कैसे करोगे, अब जाहिर सी बात है जो एंगल पहले लिखेंगे त्रिभुज ए वाले, मतलब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में। ध्यान से देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, एंगल ए में भी यही है और एंगल बी में भी यही है, मतलब सॉरी ये जो खड़ा त्रिभुज है इसमें भी एंगल ए है, और जो ये नीचे इस तरीके से लेट रहा है ना, ऐसे कर रहा हूं, इसमें भी एंगल ए ही है, मतलब एंगल ए दोनों में एक जैसा है, यहाँ भी थीटा वहां भी थीटा। तो मैं कह दूंगा एंगल ए, इस वाले त्रिभुज में एंगल ए, अरे बन कहां ना भाई, एंगल ए बनना है। अगर इस वाले त्रिभुज की बात करें, पहला नंबर, ये दूसरा त्रिभुज मान लो पूरा बड़ा इस तरीके से, चलो छोड़ो नंबर को छोड़ो। इस वाले त्रिभुज में देखो ये एंगल ए बनना है बी और डी के बीच में, तो जिसके बीच में हो रहे हैं हाँ बी डी कर तो बी ए डी, ठीक है ना। ये एंगल दूसरे का भी, ये तो घनिष्ठ है, वैसे भी दोनों बराबर है। कौन से में, इस वाले त्रिभुज में भी, मतलब ई सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में, समझ में आ गई। अरे दोनों जगह थीटा तो इसका मान थीटा है ना। अब जो एंगल डी है इसमें और जो एंगल ई है ये बराबर होगा, ये भी 90 डिग्री है। और दूसरे तीसरा केस क्या है, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, मतलब एंगल जो बी है वो भी, अच्छा ये छोटा त्रिभुज देखो एंगल ई है लेकिन डी आता है, ये इस त्रिभुज की बात चली दूसरे की, और वो एंगल सी। कहने का मतलब है जो लेटा वाला त्रिभुज है इसके सारे कोण, जो ऊपर जो खड़ा है उस वाले के सारे कोण बराबर है आपस में। अब ये जब आपस में बराबर हो गए बेटे तो हम क्या कह सकते हैं, भाई समरूपता की कंडीशन को फॉलो करना है। हम क्या देंगे तीनों एंगल बराबर है, तीनों एंगल क्या है बराबर। तीनों एंगल हम कौन सा रोक लेते हैं, जब एंगल बराबर होंगे भी, हम पता है यदि कोण बराबर है तो कोण के सामने वाली भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा ना, होता भाई कोण बराबर। चलो कोण, अब यहाँ देखो 90 के सामने वाली भुजा देखो, इसके 90 के सामने वाली भुजा ए बी है, तो हम कह सकेंगे ए बी का अनुपात है। दूसरा त्रिभुज 90 के सामने की भुजा ए सी,
ये भी, और दूसरा देखो ये वाला कोण ई, ई के सामने की भुजा कौन सी है, पहला कौन सा त्रिभुज लेटा वाला त्रिभुज ले, तो डी का लिखोगे। तुम्हें पहले हमने सही लिखा, यहाँ पे एंगल डी है, अरे एंगल ए सही तो लिखा था पहले, मैं सोच रहा था उल्टा लिख दिया, चलो कोई नहीं। एंगल डी के सामने ये ना 90 है ना एंगल डी, हमने सही लिखा ए बी, सही कहा। अच्छा ये हमने 90 का लिख दिया मतलब ए बी बटे ई के सामने ए सी। अब देखो थीटा वाली भुजा लिख लो भाई, एंगल ए के सामने ये वाला क्या है, इस लेटे हुए त्रिभुज की बीसी भुजा है, बीडी भुजा है ना, और दूसरा वाला एंगल कौन सा है, थीटा के सामने ये वाली भुजा सी, इसका अनुपात बराबर भी एक भुजा रहेगी कौन सी भाई, इसका भी तो भुजा का अनुपात बराबर रहेगा, बी 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 का है, बी के सामने ये वाला कौन, ये रहा ए डी बटे एंगल सी, ये क्या है ए, इनका अनुपात भी बराबर होगा। कब, जब एंगल बराबर तो ऑटोमेटिक बराबर था, इसे ना लिखोगे तो भी चल जाएगा, अगर ये लिखोगे तो हम लिख सकते हो, मतलब हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज ए ई सी समरूप हो जाएंगे ए डी बी के, ठीक है ना, सेम टू सेम सर्वांग की कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। हाँ भाई देखो, इस क्वेश्चन में आपको समांतर माध्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, समांतर माध्य, बड़े आराम से निकाल सको, छोटा सा डाटा है तो वर्ग अंतराल से हम x का मान निकाल सकें, बारंबार तक को f से दिखाना है f आई, इसे x आई हम निकालेंगे, इन दोनों जोड़ का आधा कर दो 5 आएगा, 20 और 10 कितने, 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, इन दोनों जोड़ का आधा कर लो, ये तो सिखा रखा है ना, कितना 90 का आधा 45, ठीक है भाई, इतना कर लोगे। अच्छा यहाँ पे योग लिखना, किसका योग, सिग्मा एफ का योग को सिग्मा एफ बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा इस खाने में क्या करना, मतलब एफ की और एक्स की गुणा करनी है आपस में, एफ आई एक्स आई, क्योंकि जो समांतर माध्य होता है बेटे, समांतर माध्य, इसे हम बेटे दिखाते हैं एक्स बार से बराबर, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, आई हम नीचे लिख देते हैं, आई का मतलब है कितने नंबर ऑफ टर्म में कितनी है उस समय मतलब ना। देखो पहले तो यहाँ पे मैं जोड़ के लिख देना, देखो जोड़ने का आसान तरीका, ऐसी जगह जोड़ो जहाँ पे जीरो बन जाए, जीरो कैसा, जैसे अगर हम दोनों जोड़ा 12 और 8 20 हो जाएंगे, 20 का मतलब बाद में जीरो इसमें भाई 20 ये हो गए, 20 और 10 30 है, और 25 और 5 ये रहे 30 हो गए, 30 और 30 कितने टोटल 60, बड़े आराम से जोड़ सकते हैं बिना लिखे। फिर आपको इसमें गुणा करेंगे, 5 में 25 हो जाएगा, 15 की 12 में गुणा करोगे 15 दाम 150, और 30 कितना है 180, और 25 की 25 में गुणा करें तो 625 आ गए, आप जानते हो। 35 की 10 में गुणा करेंगे 350, और 45 80 कितने हो देखो 45 दूरी कितने हो 90, 90 का 4 गुना कर दो 936 360, ठीक है ना। जोड़ के लिख सकते हो बड़े आराम से, नॉर्मली जोड़ लोगे। देखो चलो बाद क्या हम जोड़ेंगे, 0 5 5 5 5 3 10, इसे देखो ये क्या आएगा, इसे यहाँ पे छोड़ो, इसे बोलेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसे ना जोड़ना बस इसे जोड़ोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो जोड़ के कैसे लिखेंगे, बाद वाला में जोड़ लो ना, 5 5 10 कहाँ से लेंगे, 0 हो गई, दूसरा में 6 5 11, 11 2 13, 13 और 8 कितने होंगे बेटे 21, 21 2 23, 23 और 1 24 का 4 का हासिल 2, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 और 2 कितने हो गए 15। तो देखो फॉर्मूले में रखो, आंसर आपके सामने, इसका मान है 1540, इसका योग हमने निकाल रखा 60, भाग कर लोगे आंसर आ जाएगा, 6 से 6 खत्म, वो 0 से 0, 6 से भाग करो 6 दूनी 12, 3 बचा, अरे 154 को भाग कर लोगे 6 से, इस तरीके से कितने बार कटेगा, अरे 6 दूनी 12 हासिल, यहाँ पे 3 बचे 4, कितना आएगा भाई 6 पंजे 30 आएगा, 4 बचेगा, दशमलव लगा कर 0 बढ़ा लो, तो हमको मान से लिखना है कम से कम 6 से 36 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, दोबारा से 6 से 36, तो ये आएगा 25.66। क्या 4 नंबर का क्वेश्चन बताओ है कुछ भाई। समांतर माध्य निकालने की 3 विधि हैं,
डायरेक्ट विधि है, इस विधि से निकाल सकते हो। अगर बोले सवाल में कि इस विधि से करना है, कल्पित माध्य से, या एक होगा पग विचलन, एक होगा क्या बोला उसे हिंदी में, हिंदी में याद आ रही, देख लेना आप, इंग्लिश में बोले डायरेक्ट मेथड, हाँ प्रत्यक्ष विधि। तो ये प्रत्यक्ष विधि से करा, सिंपल विधि है, आराम से इस विधि से हो जाए। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगा ना लगा, थोड़ी प्रैक्टिस करना। देखो क्वेश्चन दिख रहा है, पर हाँ देखो ये जो टेबल है इसमें बहुलक ज्ञात करना बेटे, 4 नंबर का क्वेश्चन बहुलक। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं, हमारे टाइम तो काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे बहुलक के। हमें कोई डाटा दे रखा है 1 2 3 4 5 लाइन का डाटा सर। देखो बहुलक ज्ञात करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता हो। सबसे ज्यादा बारंबारता देखो कौन से खाने में है, इस खाने में, तो ये इस वर्ग अंतराल में बहुलक निकालेंगे। बहुलक अंतराल कहलाता है ये वाला अंतराल, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो गया ना उसे बोला बहुलक अंतराल। ठीक, अब पहले देखो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, थोड़ी जगह छोड़ के लिखूंगा। देखो बहुलक का अगर हम सूत्र की बात करूँ तो चलो यहाँ लिख देता हूँ बहुलक। फॉर्मूला वही होगा, एल में सब सारे खानों में एल के मान अलग अलग हैं, जिसका निकालेंगे देखो एल प्लस ये होगा f1 माइनस के f0 बटे 2 गुणा f1 माइनस के f0 माइनस के f2 गुणा h। अब ये मान क्या होगा ये भी आपको पता पड़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलेगी सारी। h का तुम्हें पता ही है, h होगा इनका अंतर सब था, ये h का मान तो आप इसके बड़े आराम से निकाल सकते हो। इनका अंतर देखो 3 में से 1 घटाएंगे तब भी 2 आएगा, 5 में से 3 घटा लो तब भी 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तब भी 2 आएगा। तो h का मान कितना आ जाएगा 2, अंतर होगा इनका अंतर वाले का। l होगा जिस माध्यम मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है ना, तो इस सबसे ज्यादा बारंबारता का मतलब है ये वाला, हाँ सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है, तो ये इसी माध्यम में निकालना। तो l का मान ये लेंगे हम, l का मान क्या आएगा इसमें 3। अरे छोटा वाली लोग है पहले ये लोअर लिमिट, ठीक है। अब बात करते हैं f1 f0 होंगी है जिसमें हम बहुलक निकालने हैं, तो ये होगा f1, इससे ऊपर वाला होगा f0, इससे नीचे वाला होगा f2। ये सारे मान आपको टेबल में दिख रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत ना। अब मान पुट कर दो इसमें, देखो l का मान 3 है प्लस ब्रैकेट कैसा लग गया ये, देखो f1 का मान 8 है माइनस f0 का मान 7 है, 2 गुणा 8 माइनस f0 का मान 7 है इसमें, और f2 का मान 2 गुणा 2। आप इसे कैलकुलेट कर लेना यहाँ पे, ठीक है भाई।